हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बैटरीज पढ़ रहे थे हम, और बैटरीज में हमने प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, ठीक है, ये सीख लिया था हमने। प्राइमरी के दो एग्जाम्पल कराए थे मैंने आपको, ड्राई सेल और मर्करी सेल। सेकेंडरी बैटरी में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। ठीक, बैटरी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आता है हमारे पास फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल और कोरोजन, ये दो टॉपिक और हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। फ्यूल सेल, सबसे पहले बच्चों फ्यूल सेल होता क्या है, किसे कहते हैं हम फ्यूल सेल? फ्यूल सेल भी बच्चों एक तरह का गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो सेल बताए थे मैंने आपको। तो फ्यूल सेल हमारा कैसा सेल होता है? फ्यूल सेल गैल्वेनिक सेल जैसा सेल होता है। ठीक है, और उसमें बिल्कुल उसी तरह का एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, उसी तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्यूल सेल्स में होता क्या है बच्चों? जो फ्यूल्स के कंबशन की जो एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल्स को हम फ्यूल सेल्स कहते हैं। नॉर्मल जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे जब बिजली बनाई जाती है तो आप देखते होंगे सबसे पहले क्या करते हैं, फ्यूल्स का कम्बशन होता है पहले वहाँ पर, फिर उससे वाटर से स्टीम बनाते हैं, फिर टरबाइन रोटेट करते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो उसमें बहुत पोल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल्स के कम्बशन की एनर्जी को डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में बना लेंगे, तो एक तो इसमें पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, देखो, तो गैल्वेनिक सेल, फ्यूल सेल हम किसे कह रहे हैं? फ्यूल सेल हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल्स विच आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। कौन कौन से फ्यूल्स हैं? हाइड्रोजन है, मीथेन है, और भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? डायरेक्टली जो फ्यूल्स के कंबशन की जो केमिकल एनर्जी है, उसको डायरेक्ट किस में बना रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बना रहे हैं हम। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं फ्यूल सेल। अब यहाँ पर मैंने एक देखो डायग्राम बनाया हुआ है फ्यूल सेल का। इसमें एक कंटेनर है, दो ये कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए हैं हमने। यहाँ पर ये आपका एनोड है। ठीक है, ये एनोड हो गया माइनस, और ये आपका कैथोड हो गया। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये दो कार्बन के इलेक्ट्रोड हो गए। इसमें बीच बीच में हम कैटलिस्ट भी डाल देते हैं बच्चों, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, प्लैटिनम या पैलेडियम ले सकते हैं इसमें। ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं इसमें? प्लैटिनम या पैलेडियम हम इसमें कैटलिस्ट मिला देते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा बच्चों इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं हम, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में हम कौन सा लेते हैं? यहाँ ले लिया हमने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में या तो हम बच्चों KOH ले लेते हैं, या NaOH भी ले सकते हो। KOH और NaOH कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ से हम फ्यूल पास करेंगे। ये जो दो आपको इनलेट्स दिख रहे हैं, यहाँ से इधर से हम हाइड्रोजन पास कर रहे हैं और इधर से हम ऑक्सीजन पास कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल इसमें जाएंगे तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? और एनोड पर देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये। ठीक है, कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, OH माइनस आयन बन रहा है। अगर हम इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 2 वाटर इधर है, 4 वाटर इधर है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 वाटर बच जाएंगे। तो क्या आएगी रिएक्शन ओवरऑल? 2H2 प्लस ये 2H2 है, यहाँ पर O2 है, O2 गिव्स 2H2O। तो ये आपकी क्या आ गई? ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन होगी। ये आपका हो गया फ्यूल सेल, इसकी डेफिनेशन, इसके कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस और इसका डायग्राम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस। फ्यूल सेल के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? एक तो बच्चों फ्यूल सेल कहाँ पर यूज़ होता है? अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में फ्यूल सेल को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और इसमें यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस होता है बच्चों, यहाँ से वाटर निकलता है वेपर्स की फॉर्म में।
इसको हम क्या करते हैं, H2 और O2 की रिएक्शन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। यहाँ पे हमें वेपर्स मिलेंगी, इन वेपर्स को हम कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करके जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं इससे हम, और जो वाटर हमें वेपराइज फॉर्म में मिलता है उसको कंडेंस करके ठंडा करके हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो ये इसका एक सबसे बड़ा यूज़ है। और एक इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेजेस देखो बच्चों क्या क्या होते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, थर्मल पावर प्लांट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसमें फ्यूल के कंबशन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी, फ्यूल्स की केमिकल एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रही है। तो एक तो ये पॉल्यूशन फ्री है, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। सेकंड है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी ज़्यादा मतलब बच्चों देखो, किसी भी प्रोसेस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उतनी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे जो हम थर्मल पावर प्लांट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, कंबशन होता है, टरबाइन रोटेट होता है, स्टीम बनती है ना, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए उसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है। 40% लगभग 40% एफिशिएंसी होती है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी लगभग 70% होती है। तो इट इज़ मोर एफिशिएंट, इट इज़ मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है बच्चों, जब तक आप इसमें फ्यूल ऐड करते रहोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप ऐड करते रहोगे एनोड और कैथोड से, तब तक उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती रहेगी। तो इट इज़ द कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं बच्चों, पॉल्यूशन फ्री होता है, मोर एफिशिएंट होता है, एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपका हो गया फ्यूल सेल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोरोजन। बच्चों कोरोजन होता क्या है, कोरोजन आपने बहुत छोटी क्लास से कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। 8-9 से बच्चे पढ़ते हुए आते हैं कि मेटल को बाहर अगर हमने रख दिया, एटमॉस्फेयर में आपने किसी मेटल को रख दिया, महीना 15 दिन 20 दिन पड़े रहने दिया उसको, वहाँ पे बारिश भी आ रही है, धूप भी है, एयर भी है, सब चीज़ें हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिल रही हैं उसको, तो कुछ टाइम बाद अगर आप आयरन को रख देते हो तो आप देखते हो कि आयरन की सरफेस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है अगर किसी मेटल को हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करें, उसकी सरफेस पर क्या क्या चीज़ें, एटमॉस्फेरिक चीज़, गैसेस उसे मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रही है उसे, मॉइस्चर मिल रहा है उसे, तो उन कंडीशंस में जो वो मेटल होता है वो मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ये सब बना देता है, जो उस मेटल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से मेटल एक तरह से क्या हुई, मेटल तो डीकम्पोज हो गई ना, मेटल तो ख़राब हो गई। तो उस डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को ही, मेटल के डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो कोरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, प्रोसेस ऑफ स्लो डीकम्पोजिशन। स्लो डीकम्पोजिशन का मतलब ये है बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसे नहीं होती है कोरोजन, आप अभी मेटल को बाहर रख के आए और 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो उस पर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होता है प्रोसेस, ये इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ स्लो डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल, मेटल का डीकम्पोजिशन हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज की वजह से, ठीक है। अटैक कहाँ पर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। उससे क्या होता है बच्चों, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, उन सब, इसको प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं। एंड इन केस ऑफ आयरन के केस में हम इसी को, इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, रस्टिंग। इसको क्या कह देते हैं, इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। तो ये रस्टिंग हो जाता है आयरन के केस में, रस्ट, जो ब्राउन कलर का रस्ट आपको दिखता होगा, ये देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब इसका पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है।
देखो बच्चों, इसका जो मैकेनिज्म है बिल्कुल जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में प्रोसेस पढ़ा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस है, गैल्वेनिक सेल जैसा प्रोसेस है। ठीक है, तो एनोड पर आयरन में देखो, सबसे पहले बच्चों मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में फर्स्ट स्टेप में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मेटल की सरफेस पर ही हो रही है ये रिएक्शन, मॉइस्चर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये दोनों कहाँ से मिले, ये दोनों हमें एटमॉस्फेयर से मिले। इन दोनों की रिएक्शन से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड बन गया, ये पार्शली डिकम्पोज हो जाता है। H2CO3 ये पार्शली डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा। 2H पॉजिटिव बन गया, CO3 2 नेगेटिव बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन आयन भी मिल गया हमें, यानी कि मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट है। अब होगा क्या, देखो होगा ये कि जो मेटल है, मेटल में मेटल की सरफेस पर एक साइड मतलब एक जगह पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, वहाँ पर आयरन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना देंगे, फेरस आयन। Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में बच्चों, फेरस आयन में। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, ये रिएक्शन हो जाएगी 2, यहाँ आ गया 2Fe, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, और यहाँ पर 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो 2 से इंटू कर दिया हमने इस रिएक्शन को, तो ये बन गया 2Fe। एक काम करते हैं, अलग से लिख लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ लिख लेते हैं 2Fe gives 2Fe 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन, ये आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिस साइट पर, जहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, क्योंकि ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, कैथोड पर जो ऑक्सीजन है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन आपने देखा बच्चों, ये तो एनोड का रिएक्शन था। ठीक है, ये किसका रिएक्शन था, ये एनोडिक रिएक्शन था, एनोड का रिएक्शन है ये। ठीक, और कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, किसकी प्रेजेंस में, 4 हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए, हाइड्रोजन आयन मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिले हमें, हाइड्रोजन हमें एटमॉस्फेयर से मिले हाइड्रोजन आयन, ये रहे हमारे पास हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा और क्या बनेगा, वाटर बना देगा ये। इसको आप ऐड करके लिखोगे तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों। क्या आएगी, देखो इस रिएक्शन को यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है 2Fe, तो यहाँ पर आ जाएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, और इधर क्या बना, इधर बना 2Fe2 प्लस 2H2O। राइट, दोनों रिएक्शन को, कैथोड और एनोड की रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया बच्चों। कैथोडिक इस रिएक्शन को, इसको लिया, और एनोड की और कैथोड की रिएक्शन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अभी क्या हुआ है, अभी आयरन जो आयरन के जो एटम्स हैं वो आयरन किस में कन्वर्ट हुआ है, फेरस आयन में कन्वर्ट हुआ है। अब ये जो फेरस आयन आप देख रहे हो, फेरस आयन, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और फेरस किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक में, Fe+3 में, और वो फेरिक आयन जो बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा ये, और फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, तो ये बनेगा Fe2O3.XH2O। ये क्या बना है, ये बना है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसी को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम क्या कह रहे हैं, हम रस्ट कह रहे हैं। तो ये रस्ट बन जाता है इस तरह से, जो कि डिपॉजिट हो जाता है मेटल की सरफेस पर। तो ये बच्चों हमने पढ़ा कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग किसे कहते हैं, और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम प्रिवेंशन।
हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ प्रोसेस, कुछ तो जनरल जो आप डेली में भी यूज़ करते हैं, डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। आयरन को जंग से बचाने के लिए, रस्ट को से बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंटिंग, जैसे कूलर वगैरह देखा होगा आपने, आजकल तो सबके घरों में एसी लग गए हैं, लेकिन जो लोहे के पहले कूलर आया करते थे, उन कूलर्स पे क्या करते थे बच्चों? पेंट कर देते थे जिससे उसमें रस्ट ना लगे। ठीक है, तो बाय पेंटिंग हम कर सकते हैं। ऑयलिंग और ग्रीजिंग, ऑयलिंग पेंटिंग हम कर सकते हैं। ऑयलिंग करने से भी रस्टिंग नहीं लगती है। देखो, रस्टिंग कब नहीं लगेगी? जब हम मेटल की सरफेस का कांटेक्ट एयर से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तब रिएक्शन हो रही है और रस्ट बन रहा है। अगर हम मेटल के सरफेस का एयर के साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दें किसी तरह से, तो वो रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, तो उस कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं? मेटल के ऊपर किसी नॉन कोरोसिव, जो ऐसे किसी सब्सटेंस की कवरिंग कर दें, जैसे हम निकल की कवरिंग कर दें, क्रोमियम की कवरिंग कर दें, एल्यूमिनियम की कवरिंग कर दें, जिस पर रस्ट नहीं, जिस पर कोरोजन नहीं लगता है, जिसका कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन कोरोसिव मेटल की कवरिंग भी हम कर सकते हैं मेटल की सरफेस पर। ठीक है, या फिर एक और मेथड होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि मेटल की सरफेस को कवर कर देना किसी ऐसी मेटल से जो उस आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कवरिंग आप मेटल की सरफेस पे कर दोगे तो क्या होगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, आपको मालूम है, सेल में आपने पढ़ा है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसी का ऑक्सीडेशन होता है ना। तो अगर आप मोर रिएक्टिव मेटल से कवरिंग कर दोगे मेटल की सरफेस को, तो क्या होगा? वो मेटल खुद ऑक्सीडाइज होगा और मेटल आयरन को ऑक्सीडाइज होने से रोक देगा, यानी कि इट कोरोड्स इटसेल्फ एंड सेव्स द ऑब्जेक्ट। अपने आप को कोरोड करेगा वो और ऑब्जेक्ट को सेव करेगा। तो वो अपने आप को क्या कर रहा है? एक तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, देखो, कवरिंग द आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, देन दस प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके ऑक्सीडेशन को वो रोक देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसके? कवरिंग ऑफ जिंक से कवर कर दो, या मैग्नीशियम से कवर कर दो। जो आप प्रोसेस सुनते हो ना, गैल्वेनाइजेशन, छोटी क्लास से पढ़ाते हैं ना, मेटल की सरफेस पर जिंक की कवरिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो गैल्वेनाइजेशन में भी आप क्या कर रहे हो? एक तरह से एक सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड उसे प्रोवाइड कर रहे हो, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन उसे दे रहे हो, तो इसे हम कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है बच्चों, ये हो गए प्रिवेंशन के मेथड। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहीं पर। अब आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बीच बीच में वीडियोस के बीच बीच में करा चुकी हूँ टॉपिक वाइज, उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।